नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कानून व्यवस्था, पुलिस अपहरण और भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठाए। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनता को न्याय नहीं दे पा रही है और अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। बीजेपी के खिलाफ मीडिया प्रचार को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार। ये पीढ़ी की ताकत। और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। ये 2020 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से। वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नहीं की गई है। और कहा यह जा रहा था कि प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले महर्षि कश्यप जी का माल्यार्पण किया था, उनको याद करते हैं। निषाद राज जी का याद करते हैं, राजा गुरराज निषाद जी का। सम्राट अशोक जी की जयंती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह लोग मना रहे हैं। सम्राट अशोक जी को याद भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बेटी, उसको सम्मान करने का कि 17 एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं, झूठ के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से जब लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी। उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तब भी 4 नहीं है। तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे हैं भाई। प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज भी सपनों में बनेंगे। ठीक है, जीरो पॉवर्टी स्कीम लाएंगे और अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर देंगे। वो बिटिया अगर उसके परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय में ये भी मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास जो बंटवारे का झगड़ा था उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है। जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। जाना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे हैं। और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बता ही नहीं पाए, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे हैं जो इनके गौशाला में हैं। न गिनती रहने वालों की बता पा रहे, जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग। न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे हैं, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटा है उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम सरकार गिनती तो बताए, गिनती में खेल ना करे। इसलिए ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, करने की कीमत नहीं दे पाए।
उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी सरकार को बदहाल कानून व्यवस्था और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो, जीवन ज्योति बीमा द्वारा सीधे जनता के संपर्क में भाजपा रहती है। नगरीय क्षेत्र में उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि माघ महीने में आयोजित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बड़े आयोजन को गांव तक पहुंचाने के लिए और श्रद्धालुओं की सेवा भावना के साथ उन्हें अवगत कराकर ये संदेश दिया कि भाजपा राजनीति नहीं करती, बल्कि हमारे कार्यकर्ता समाज की सेवा भाव के साथ उनके अनुयायी। प्रयागराज से जिलों में सनातनी को संगम का जल उपलब्ध कराकर भाजपा के कार्यकर्ता अभिभूत। इससे पहले कोविड 2019 के समय भी विश्व ने भाजपा की सेवा भावना को बहुत नज़दीक से देखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1991 के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2022 में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जो वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं, अध्यक्ष थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में 282 सीटें में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान था और भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से 64 सीटें जीतकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ षड्यंत्रों के और एक नेगेटिव प्रचार के कारण हमारी कुछ सीटें कम हुई, लेकिन हम आभारी हैं देश की और प्रदेश की जनता का कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का जो अवसर दिया, वो एक ऐतिहासिक घटना। और 1962 के बाद पहली बार कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में लगातार 3 बार उन्होंने विजयश्री प्राप्त की है। भाइयों बहनों, इसके अलावा चाहे 17 के नगर निकाय के चुनाव हो या 2023 के नगर निकायों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सफलता दोनों चुनावों में नगर निकायों को प्राप्त की है। आज सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, सभी में बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और उत्तर प्रदेश की 199 नगर पालिकाओं में से 104 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। 75 जिला पंचायतों के अध्यक्षों में 67 जिला पंचायतों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और लगभग 200 से ज़्यादा नगर पंचायतों के अध्यक्ष भाजपा के हैं। पिछले 8 वर्षों में विधानसभा के 42 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है। ये हमारे लिए बड़ी सफलता। इससे पहले 1984 में तो लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 2 सीटों पर जीत पाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अपने संगठन के साथ मजबूती से खड़ी रही है। पार्टी ने जिस तेज़ी से संगठन को मजबूती करने का काम किया, इसका लाभ पार्टी को 1989 में मिला, जब हमने देश भर में 85 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटें जीतने का काम किया।
1984 से 89 तक लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता। लखनऊ में सेना की जाट रेजिमेंट से रिटायर्ड जवान दालचंद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से न्याय की गुहार लगाई। दालचंद ने आरोप लगाया कि उन्हें मृत दिखाकर उनका सेना मेडल किसी और ने ले लिया। नागालैंड के युद्ध में बेहतर कार्य के लिए उन्हें यह मेडल मिला था, लेकिन अब उनकी ज़मीन हड़पने के लिए भी फर्जी तरीके से उन्हें मृत दिखाया जा रहा है। दालचंद ने कहा कि वह लगातार न्याय की कोशिश कर रहे हैं। नाम दालचंद है। मैं जाट रेजिमेंट की 11 जाट का मैं नौकरी करता था। जिससे महायुद्ध था नागालैंड में, उस युद्ध का मेरा सेना जीएस मेडल है। वो पता नहीं उन्होंने किस औरत को दे दिया, कागज़ों में मेरे नाम भर रखा है और किसी आतंकवादी औरत को दे दिया। और मेरी ज़मीन पे भी मैं मृत लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट मृत भूमि स्वामी। अब मुझे बहकाते रिकॉर्ड को, जाट रेजिमेंट बरेली रिकॉर्ड को बहुत दिन हो गए, सारे उन्होंने कागज़ पूरे कर लिए, दिया उन्होंने कुछ नहीं। अब पीपीओ मांगा है दिल्ली वालों ने, जो दिल्ली आर के पुरम में, तो पीपीओ नहीं दे रहे, लास्ट सर्टिफिकेट सैनिक बोर्ड दे रहा है। और मैं धक्का खाते खाते परेशान हूँ। कोर्ट में केस गिरता हूँ तो वो लोग वकील को खरीदने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। ये दिक्कत आ रही है। तो क्या किससे न्याय की मांग करते हैं आप? रक्षा मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, रक्षा मंत्री जी हमारा मेडल दिलाइए, जो नागालैंड का हमारा जीएस मेडल है उसको दिलाएं हमको, और जो हमारा हक है उसको दिलाएं। हमने कोई गलती नहीं करी थी, तो हमारा 4 साल 2 महीने पर डिस्चार्ज क्यों किया उन्होंने, उनको पूछें। और हम ज़मीन पे हर जगह पे वोटर कार्ड में जिंदे करेंगे। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने वक्फ संपत्तियों पर आए नए बिल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कहा कि बड़े लोग जैसे बच्चा, मम्मा और पहलवान के वक्फ की ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया है और अब उनका खेल खत्म होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अवैध कब्जा करेंगे उन्हें जेल जाना होगा। आलोक शर्मा ने वक्फ संपत्तियों पर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। इस बिल पर भोपाल में मुसलमानों में खुशी मनाई और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शुरू करें भाई। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज अष्टमी का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप सभी मित्रों को अष्टमी के पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं। माँ हम सबको इतना आशीर्वाद दे, इतनी शक्ति दे कि हम सब लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी का कल 6 अप्रैल स्थापना दिवस है। जनसंघ के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तब अटल जी ने कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज हमारा सौभाग्य है कि कल का हमारा स्थापना दिवस 45वां स्थापना दिवस। देश के अंदर अटल जी ने जो सपना देखा था, आज उस सपने को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी से लेकर के हमारे नेतृत्व ने उस सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से किया है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और आज केंद्र से लेकर के राज्यों की सरकारें, अधिकांश राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और देश के अंदर काम कर रही है। हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, गरीबों के मसीहा के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर भारत के अंदर आए, ये सब इतिहास अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार को प्रतिपादित करने का काम सरकारों में किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कल स्थापना दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 65,014 बूथों पर, हर बूथ पर सदस्यता अभियान के समय जो प्राथमिक सदस्य बने हैं उन प्राथमिक सदस्यों का सम्मेलन 65,014 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर करेंगे। बूथ अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। कल हर घर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण करेंगे, हर घर पर ध्वज लगाएंगे। कल प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण होगा और यहाँ पर जो बूथ का सम्मेलन होगा प्राथमिक सदस्यों का, मैं भी उस एक सम्मेलन में सहभागिता करूंगा और सभी पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे, प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, सभी हमारे माननीय सांसद, विधायक, माननीय मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, सारे लोग, सभी जनप्रतिनिधि से लेकर के सभी कार्यकर्ता कल अपने स्थापना दिवस को उमंग और उत्साह के साथ मोदी जी का नेतृत्व किस प्रकार से भारत के अंदर आज गरीबों का जीवन बदल रहा है, एक सुशासन देने का काम किस प्रकार से भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया है और जिस भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह जी ने दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, उन सारी बातों को लेकर के हम इस दिशा में जाने का काम करेंगे। तो 6 और 7 तारीख को प्राथमिक सदस्यों के सम्मेलन होंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए लगातार लंबे समय से चर्चा की जा रही है, बहस की जा रही है और वक्फ बोर्ड का हमारा अब कानून भी बन गया है, लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में भी बहुमत के साथ पारित हो गया है और बहुत ही जल्द भी महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर इसके ऊपर लगने वाली है। वक्फ के नाम पे दिक्कत किसको हो रही है? वक्फ के नाम पे दिक्कत हो रही है कांग्रेस के कतिपय नेताओं को, जिनके नाम आने वाले समय में उजागर होने वाले हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने मुतवली कमेटी के माध्यम से उन जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, उनको किराए पे चलाया है और ये वक्फ मुस्लिम समाज के गरीबों को न्याय देने के लिए बना है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुस्लिम बहनों के लिए न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों के अंदर 3 तलाक कानून लेके आए हैं, अभी वक्फ का कानून जरूर लेकर आए हैं। ये मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेके खुशी है। केवल राजनीतिक कारणों के कारण कुछ कांग्रेस के कतिपय नेता जो इसको लीड करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, आज बताएं आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं तो सिकंदरी सराय लक्ष्मी टाकिज के ऊपर है, उसमें किसका कब्जा है? ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के सामने किन लोगों का कब्जा है? आरिफ नगर वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके ऊपर किसका कब्जा है? कौन कौन लोग अवैध रूप से चोद वसूली करते हैं? मैं भी भोपाल का बर्रूकट भोपाली बेटा हूं। कई मुस्लिम समाज के नौजवान आते हैं, कई माताएं बहनें आती हैं और वो वक्फ के नाम के ऊपर जो उनके पूर्वजों ने जो जमीन दान दी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिन्होंने किराए पे लिया है वो लोग चर्चा करते हैं। कई लोगों ने इसके ऊपर फर्जी इनायत हिब्बेनामे भी भोपाल के अंदर बनाए गए हैं। आप उठाकर देख लिए, आप नवाब सिद्दीक हसन साहब नहीं है, परंतु नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब देख लीजिए, मोतिया तालाब देख लीजिए, किस प्रकार से उसके ऊपर इंक्रोचमेंट किए गए, किस प्रकार से रातों रात नर्सिंग होम भी बना दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, ताजुल मस्जिद के पास के जो 3 सीढ़ी के तालाब हैं, आप मुस्लिम समाज के नौजवानों से पूछिए तो इंडिविजुअल एक एक भोपाल का मुस्लिम समाज का व्यक्ति तारीफ कर रहा है। जब समूह में आते हैं तो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। इंडिविजुअल तो वो कहते हैं साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मेरा भोपाल वासियों से, भोपाल के मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, जब भोपाल के बेटे को आप लोगों ने भोपाल का महापौर बनाया तो मैंने पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए
पॉलिटेक्निक, हिंदी भवन, गांधी भवन के लिए एक स्मार्ट रोड बनाकर भी भोपाल की जनता की सेवा की है। उस समय भी रोड बना रहा था तो कांग्रेस के एक नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया कि साहब वो सड़क भी बफ की है, मतलब सब्जी मंडी नगर निगम म्युनिसिपल बोर्ड के खसरे चढ़े हैं, उस पर भी बफ का बोर्ड गाड़ दिया। मुझे लगता है कि सबकी जांच होगी और वक्त जिस प्रयोजन के लिए बना है कि वहाँ पे अस्पताल खुले, वहाँ पे स्कूल खुले, वहाँ पे कॉलेज खुले, इस दिशा के अंदर समाज को, मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसको स्वीकार करना चाहिए। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे काम कर रही है, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बेहतर काम कर रही है, उसकी तारीफ होना चाहिए और निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जो बेहतर सा पक्ष है, अच्छा पक्ष है, वो भी जनता के सामने आएगा। अब किसी को भी गरीबों की वक्फ की जमीन पे लूट खसोट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बनेगा। जिन्होंने वक्फ के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटपाट की है, अब उनका स्थान भोपाल के तलैया थाने में नहीं होगा, भोपाल के हनुमानगंज थाने में नहीं होगा, भोपाल के कोतवाली थाने में नहीं होगा, भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में नहीं होगा। कानून ऐसे लोगों को उसका चयन करके इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके इनको भोपाल की सेंट्रल जेल में पहुंचाने का काम करके मुस्लिम गरीबों की सेवा। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।